कम वक्त में पैसा कैसे कमाया जाए ये सभी सोचते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। कुछ मेहनत करते हैं तो कुछ तकदीर पे भरोसा करते हैं, और फिर वो अक्सर बेटिंग करते हैं या फिर ऐसे गेमिंग पोर्टल पे जाते हैं जहां की 49 का 1 करोड़ पे उनको मिलता है। तमाम ऐसे गेमिंग पोर्टल मौजूद हैं, ऑनलाइन ऐप मौजूद है जहां पर लोग गेम खेलते हैं और 49 रुपए में 1 करोड़ जीत सकते हैं। इस लालच से बहुत से लोग खेलते हैं। लेकिन अगर हम कई स्टेट्स की बात करें तो वहां लॉटरी बैन है, बेटिंग हो नहीं सकती, इलीगल है बेटिंग इंडिया में, आप कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद ये सब चलता है। इस पर कानून क्या कहता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने इस पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, और ये जो बेटिंग है और तमाम जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पोर्टल्स आए हैं, बेटिंग पोर्टल्स आए हैं, उन पर उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। क्या रिपोर्ट कहती है, क्या कानून कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एन मित्तल साहब, और साथ ही वो यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी थी। जस्टिस मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं खुर्रम जामी। थैंक यू। और बात पर शुरू करते हैं। क्रिकेट तो चलता है, कभी फुटबॉल चलता भी, फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था। बहुत लोगों ने 49 पैसे 1 करोड़ बनाया। तमाम ऐसी साइट हैं जो कि ये प्रलोभन देती है। मैं कुछ शायद का नाम लेता हूं, जैसे कि Dream11, My11 सर्किल, तमाम इस तरीके की है। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जो आपके सजेशन, जो रिपोर्ट आपने सबमिट की थी, वो क्या कहता है ऐसे गेमिंग पोर्टल्स को लेकर के, या जो बेटिंग ऐप कह लें, क्या कहेंगे इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में 150 साल पुराना कानून था, गैम्बलिंग एक्ट 1854। 150 साल पुराने कानून में निश्चित रूप से जो आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग गेम्स खेलते हैं, वो उस समय अस्तित्व में नहीं था। तो इसलिए उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग शामिल नहीं थी। तो भारत सरकार पुराने कानूनों को समाप्त कर रही है, और इसी दिशा में भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक पत्र आया था कि हम इस कानून को खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने यहाँ अगर चाहें तो नया कानून बना लें। इसी सुझाव पर राज्य विधि आयोग ने काम करते हुए देश के लगभग सभी राज्यों के इस संबंध में कानून का अध्ययन किया। अध्ययन करने में यह पाया कि कुछ राज्यों ने इस कानून को पहले ही बदल चुके हैं, और अब केवल 3 राज्यों में ये कानून लागू था, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी था। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग, इन दोनों में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। और थिन लाइन डिफरेंस ये है कि अगर जो गेम खेल रहे हैं आप, वो उसका प्रीपोंडरेंस टूवर्ड्स स्किल है, तब तो वो गेमिंग कहलाएगा। और उसका प्रीपोंडरेंस टूवर्ड्स चांस है, तो वो गैम्बलिंग कहलाएगा। तो गैम्बलिंग और गेमिंग में इतना ही फर्क है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कल भी भारत सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं आईटी मंत्रालय के माध्यम से। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी खिलाना चाहती हैं, उनको अपना एक संगठन बनाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग गेम में शामिल होना चाहते हैं, उनका केवाईसी होना चाहिए। परंतु फिर भी इसमें ये बात स्पष्ट नहीं है कि 18 साल से कम के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग आज हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और निश्चित रूप से इससे इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। जी। पर जैसे फैंटेसी गेम्स हैं, फैंटेसी गेम्स में इसका प्रीपोंडरेंस टूवर्ड्स स्किल होता है। जैसे Dream11 का आपने नाम लिया, Dream11 में भी इसका जो प्रीपोंडरेंस है वो टूवर्ड्स स्किल है, मियरली ऑन चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें आप गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस टीम के मेंबर्स बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं। तो बैट्समैन है तो वो कितने रन बनाएगा, और बॉलर है तो वो कितने विकेट लेगा। इस टाइप का आपको एक सिलेक्शन करना पड़ेगा।
और जो निकटतम, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाएंगे, ठीक। पर सचिन तेंदुलकर मान लीजिए 99 बना करके आउट हो गए या 101 बना लिए, तो जो भी निकटतम प्रतियोगी होगा, आपने जैसे बैट लगाया 100 पर और 100 के बजाय वो 4 पर आउट हो गए, तो आप गेम को हार गए। बिल्कुल। और 100 की बजाय अगर वो 99 उन्होंने बना लिए तो आप गेम जीत गए। तो फैंटेसी गेम्स इसी तरीके से रमी होता है, रमी 11 भी है। तो फैंटेसी गेम्स और गैम्बलिंग ये पूरी तरीके से अलग हैं। ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गैम्बलिंग ये भी पूरी तरीके से अलग हैं, जिसमें पैसे का लेन देन एक चांस पर निर्भर करता हो, वो गैम्बलिंग है। और जिसमें पैसे का लेन देन एक प्राइज के रूप में आपको मिलता हो, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की बैट लगाई, 100 रुपए की बैट पर फिक्स है कि आपको 500 रुपए का प्राइज मिलेगा, तो ये टूवर्ड्स स्किल इसको हम कह सकते हैं। तो स्किल और चांस इतना ही फर्क है। हमने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को शामिल किया है, परंतु ऑनलाइन गैम्बलिंग को हमने इसमें प्रतिबंधित किया है। इसी तरीके से इसमें बहुत से ऐसे प्राविधान रखे गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई संस्था या कोई हाउस ऑनलाइन गैम्बलिंग कराता हुआ पाया जाता है, तो उसके सारे उपकरण सीज कर दिए जाएंगे, उसको दंड भी दिया जाएगा। और देखिए, पहले जो हमारा 150 साल पुराना कानून था उत्तर प्रदेश में जो लागू था, उसमें सजा बहुत कम थी। इसमें हमने सजा भी बढ़ाई है और जुर्माना भी बढ़ाया है, और एक नया कानून उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है, और जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस नए कानून को शीघ्र ही लागू कर देगी। लेकिन मित्तल साहब, अगर आप फैंटेसी गेम्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम है, सिक्किम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन्होंने तो अपने यहाँ बैन कर रखा है। तो जो जी आपकी परिभाषा है उसके हिसाब से तो ये बैन, जो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है बैन करने का, वो कहाँ स्टैंड करता जी, है? नहीं देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना विवेक है कि वो किस गेम को परमिट करे, किस गेम को परमिट ना करे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फैंटेसी गेम्स के बारे में भारत सरकार के नीति आयोग ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, और उन दिशा निर्देशों को हमने अपनी रिपोर्ट का अंग बनाया है। उस दिशा निर्देश में भी यही स्पष्ट रूप से है कि अगर इसका प्रीपोंडरेंस टूवर्ड्स स्किल है तो ये प्रतिबंधित नहीं होगा, और अगर प्रीपोंडरेंस टूवर्ड्स गेम चांस है तो वो निश्चित रूप से प्रतिबंधित हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप कार में सफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक शर्त लगाई कि हमारे पीछे जो कार ओवरटेक कर रही है उसका नंबर 1925 होगा, ठीक है। तो इस पर भी शर्त हो सकती है। शर्त दोस्तों के बीच में बहुत सी चीजों पर लग जाती है, तो दैट इज प्योरली ए चांस, उसमें कहीं भी स्किल नहीं है। तो निश्चित रूप से स्किल और चांस, इन दोनों में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो मेरी राय में ऑनलाइन गेमिंग किसी भी रूप से खराब नहीं है, परंतु ऑनलाइन गैम्बलिंग खराब है। खराब इन दी सेंस कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लाखों करोड़ों में एक आध ऐसा होता होगा, जैसा आपने बताया कि 49 रुपीज के उसने 1 करोड़ रुपए बना लिए। ये शेयर मार्केट की तरह है। तो इसमें ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग, आज जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी हमारी ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसीलिए आज के जैसे न्यूज़पेपर में है कि भारत सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन गेम खेलने वाले का केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी से मेरा तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के बारे में उस एजेंसी को पता होना चाहिए कि इनका विवरण क्या है। दूसरा, एक इसका जो खतरनाक पहलू है, वो खतरनाक पहलू ये है कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जो
गेम खेलने वाले को हिंसा की तरफ आकर्षित करते हैं। हम्म, आपने देखा होगा कि कई बच्चों ने फांसी लगा ली, फंदे पर झूल गए, हम्म, तो वो भी गेम का एक पार्ट था। बिल्कुल। परंतु इस प्रकार के गेम हमारे देश में बन- परमिट नहीं किए जाने चाहिए। हम्म, और भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में इंटरनेट के माध्यम से अगर ऑनलाइन गेमिंग कराती है तो उसको भी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मैं लेकिन एक चीज सर। और बता देना चाहता हूँ जी मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ जी ऑनलाइन के नाम पर आजकल बहुत ठगी भी हो रही है। जी जी जी। बहुत बहुत से लोग आपने देखा होगा कि हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं जी। वो नारकोटिक ड्रग्स के नाम से नहीं बेचे जा रहे, हम्म, बल्कि अल्फांसो मैंगो या हम्म, एप्पल, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला वो ये हम्म, जानता है कि इस कोड का मतलब क्या है। बिल्कुल। एप्पल का मतलब चरस है, अल्फांसो मैंगो का मतलब अफीम है, हम्म, वगैरह वगैरह। तो वो खेलने वाले और खिलाने वाले या ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले इस बात को जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो है। निश्चित रूप से इंटरनेट का हमारे देश में नहीं नहीं बल्कि विदेश में भी दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। लेकिन और जी, जी, जी जी, बताइए बताइए। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी साइंस जब डेवलप की जाती है तो उस साइंस का उद्देश्य ये होता है कि इससे देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, जी। बच्चों का विकास हो, लोगों का जो आर्थिक सहारा है वो उन्नति की ओर बढ़े। इसका कदापि ये अर्थ नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति को कंगाल कर दें और हम्म। किसी लाख में से किसी एक व्यक्ति को करोड़पति कर दें। लेकिन मित्तल ये साहब, ये जैसे कुछ स्टेट्स का मैंने जिक्र किया था, आसाम, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, जहां पर कुछ फैंटेसी गेम को बैन किया गया है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, यूपी में खेल सकता हूँ, तो मैं आके यूपी से खेलता हूँ, यूपी का नंबर लेकर के। तो वो बैन कहाँ तक की उसको आप देख सकते हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा उस बैन का। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन तो केवाईसी के माध्यम से ही होगा ना। जब आपके पास आपका जब केवाईसी रजिस्टर्ड होगा जी। तो केवाईसी रजिस्टर्ड होने से आपका ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका आधार कार्ड किस स्टेट का बना हुआ है, आपका पूरा पता क्या है, हम्म, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो केवाईसी गेमिंग के लिए बहुत जरूरी है। हम्म, और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि केवल जैसे बहुत से राज्यों में लॉटरी अभी भी प्रचलित है, जी जी जी। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि लॉटरी अच्छी है या लॉटरी बुरी है। हम्म, ये संबंधित राज्य सरकार के हम्म, फैसले पर निर्भर करती है। और चूंकि गेमिंग एंड बैटिंग ये भारत के संविधान की 7वें शेड्यूल की राज्य सूची का विषय है, हम्म, इसलिए 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इसमें राज्य सरकार को कानून बनाने की पूरी पावर है। हम्म, राज्य सरकार इसमें जैसा चाहे वैसा कानून जो विधि सम्मत हो उसको बना सकती है, और जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाना हो उन पर लगा सकती है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि साहब हॉर्स रेस होती है, हम्म, या कहीं मुर्गे लड़ाए जाते हैं, हम्म, या कहीं सांड लड़ाए जाते हैं, हम्म, तो वो भी एक बैटिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम उसको वैसे तो हम उसको एनिमल क्रूअल्टी एक्ट में पनिश कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु पनिशमेंट अपनी जगह है। और हम्म, उसमें जो शर्त लगाई जाती है वो पूरी तरह से, पूरी तरीके से आप हॉर्स रेस में तो नहीं कह सकते कि पूरी पूरी तरीके से चांस है। हम्म, कारण क्या है कि अगर आप हॉर्स की नस्ल को जानते हैं, हॉर्स के बैकग्राउंड को जानते हैं, हम्म, हॉर्स की अपनी जो उसकी कहना चाहिए कि अक्लमंदी है, हम्म, उसकी जो समझ है, उसको अगर आप जानते हैं हम्म, और उसके बाद आप उस पर पैसा लगाते हैं तो हम्म, वो प्योरली चांस नहीं है, हम्म, उसमें स्किल शामिल है। इसके तो शामिल, एक राइट। तरीके से जैसे जैसे हम ड्रीम इलेवन में हम टीम बनाते हैं, हम्म, उसी तरीके से हॉर्स रेसिंग में भी हम टीम बना सकते हैं कि हम्म, कौन व्यक्ति घुड़सवार है, हम्म, उसका क्या अनुभव है, उसका घोड़ा कैसा है, उसका पास्ट में रिजल्ट कैसा रहा है। इसके अलावा जो हमारे और प्रतिद्वंदी हैं हम्म, उनके घोड़े कैसे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं।
पर कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के गेम्बलिंग गलत है, इसको किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और इसका साक्षात उदाहरण महाभारत का युद्ध है। छोटे से कारण से और इतना बड़ा युद्ध हो गया जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई और दो साम्राज्य बट गए पूरी तरीके से। तो वो किस वजह से? युद्ध क्रीड़ा की वजह से, युद्ध क्रीड़ा की वजह से। तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब जैसे दीपावली है, दीपावली पर जुआ खेलना शगुन माना जाता है। ठीक है, शगुन माना जाता है, पर उसको आप शगुन के ही रूप में लीजिए। जैसे जो हमारा पुराना अधिनियम था उसमें यह था कि अगर आप घर के अंदर जुआ खेलते हैं और उसमें से नाल नहीं निकालते हैं, नाल आप समझते हैं एक टोकन मनी, अगर टोकन मनी उस जुए के हार जीत के पैसे में से नहीं निकाल रहे हैं और कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ अगर अपने घर में, अपने घर की चार दीवारी में जुआ खेल रहा है तो वो दंडनीय नहीं था। दंडनीय वो जुआ था जो पब्लिक प्लेस पर खेला जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आपने खेल लिया, या आपने किसी सड़क के किनारे दीवार में खेल लिया, या अब इसमें एक विवाद और था। एक विवाद ये था, जैसे मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपने खेल लिया, तो बिंदु ये उत्पन्न होता था, मैंने इसके बहुत से ट्रायल भी किए हैं, बिंदु ये उत्पन्न होता था कि पब्लिक प्लेस क्या है। पब्लिक प्लेस जैसे कि डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से पब्लिक प्लेस वो स्थान है जहां हर व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के आ सके और जा सके। तो जहां तक रेलवे स्टेशन का संबंध है, रेलवे स्टेशन पर किसी भी व्यक्ति को साधिकार जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी एंट्री प्लेटफॉर्म टिकट से बंधी हुई है। तो इसमें बहुत सी चीजें आती थी कि भाई इसमें पब्लिक प्लेस क्या है और प्राइवेट प्लेस क्या है। दूसरा ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हार जीत के पैसे में से अगर आप टोकन मनी निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो प्रतिबंधित था और आज भी प्रतिबंधित है। परंतु अगर चार दोस्त अपने एंटरटेनमेंट के लिए मिलकर के अपने घर में खेल रहे हैं तो वो किसी भी रूप से प्रतिबंधित ना पहले था और ना आज है। ओके, लेकिन सर तमाम बातें हैं कि आपने कहा रिसर्च बेस्ड अगर कोई फैंटेसी है तो वो इसमें नहीं आता है, लेकिन अगर लक और बाय चांस अगर आप जीत रहे हैं तब वो इस आपकी जो रिपोर्ट है उसमें उसको गैम्बलिंग मानी गई, ये आप पता चाहते हैं? हाँ जी जी, निश्चित रूप से प्रीपोंडरेंस टुवर्ड्स चांस और प्रीपोंडरेंस टुवर्ड्स स्किल, और जहां मिक्स है थोड़ा सा, मान लीजिए 20% टुवर्ड्स स्किल है और 80% टुवर्ड्स चांस है, तो वो भी चूंकि 80% है इसलिए वो गैम्बलिंग है। इसलिए अगर 50-50 है तो गैम्बलिंग नहीं है। अगर मान लीजिए चांस 20% है और स्किल 80% है तो वो गैम्बलिंग नहीं है। तो इसको हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत से जो फैंटेसी गेम्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से आज अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और उनका बिजनेस करोड़ों में जा रहा है, और उससे उनकी अर्थव्यवस्था तो सुधर ही रही है, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में काफी पैसा मिल रहा है। होता है। ये जो फैंटेसी गेम है टीडीएस उनको देना पड़ता है, वो विनर होता है। जी जी हाँ, जी, तो ठीक है, वो तो व्हाइट में फिर काउंट हो जाएगा जी। अच्छा सर, कुछ सजा में सजा के प्रावधान क्या आपने वो सजेस्ट किए हैं अगर गैम्बलिंग पकड़ा जाता है? किस गैम्बलिंग में कितनी सजा है और जुर्माना भी हो तो? हाँ देखिए, जो साधारण गैम्बलिंग है, साधारण गैम्बलिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कोई अपने घर में चार लोगों को बुला करके उसको ताश या जुआ खिलवा रहा है तो उसमें सजा का प्राविधान 3 साल तक की सजा है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। और अगर मान लीजिए कोई, जैसे एक और इसमें गेम होता है सट्टा, इसमें नंबर खुलता है। तो सट्टा भी आजकल, अब चूंकि इंटरनेट के माध्यम से तो ये और ज्यादा इजी हो गया है,
पहले होता क्या था कि ये सट्टा या मटका जिसको बोल सकते हैं आप, मटका। तो मटका भी एक बहुत कहना चाहिए सदियों पुराना गेम है। जी जी। और सदियों पुराने गेम से मेरा तात्पर्य ये है कि इसमें बॉम्बे की कुछ फर्म थे या कुछ रेप्यूटेड लोग थे जो ये मटका खिलाते थे। बिल्कुल। और मटका या सट्टा में क्या होता है कि जैसे 1 से लेकर के 100 नंबर तक आपने उसमें पर्चियां बना दी, डाल दी, और उस पर्ची में से एक पर्ची निकाली जाती थी। तो एक पर्ची, मान लीजिए 7 नंबर की पर्ची निकल आई, तो जिस व्यक्ति ने 7 नंबर पर दाव लगाया है उस व्यक्ति को 1 रुपए के बदले 100 रुपए मिलते थे और बाकी लोगों के पैसे जब्त हो जाते थे। तो पुराने समय में ये सट्टा या मटका इतना कहना चाहिए विश्वसनीय गेम था कि जो व्यक्ति सट्टा खिलाता था या मटका चलाता था उसकी इंटीग्रिटी पर आप डाउट नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, बैडमिंटन के मैच में तो खैर नहीं लगता है सट्टा, पर इसमें अरबों रुपए का वारा न्यारा हो जाता है। क्रिकेट के मैच में, आपके फुटबॉल के मैच में, और इवन यहाँ तक कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने दर्शक को, आप अपने व्यूअर को आप इस तरीके से अपना उसको मिसलीड कर रहे हैं, तो आप उसको चीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस एन मित्तल साहब हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को गैम्बलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के बीच में फर्क बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि कब आप जिस फैंटेसी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं वो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये फर्क बताने के लिए बड़ी बारीकी सी थी जिसे बड़े खूबसूरती से आपने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस एन मित्तल साहब हमसे बात करने के लिए और इन तमाम चीजें बताने के लिए। तो आप थे जस्टिस एन मित्तल साहब, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हैं और साथ ही यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और बहुत जल्द ही एक नए इशू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक लीजिए इजाजत, नमस्कार।